हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो सेशन में अपन डिस्कस करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में, जो कि आपके अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाले हैं। सबसे अपन बात करें ईएसआई नर्सिंग ऑफिसर के लिए, ये एग्जाम के लिए ये क्लास है वो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे कि आपको नर्सिंग ऑफिसर की एग्जाम से रिलेटेड जुड़ी जानकारी आपको मिल सके, आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन, टू इम्प्रूव रेस्पिरेटरी स्टेटस, विच मेडिकेशन शुड यू बी प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर टू द न्यूबॉर्न इन्फेंट विथ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। कि एक एक बच्चा है जिसके अंदर क्या हुआ है कि एक इन्फेंट है जिसके अंदर आरडीएस हुआ है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हुआ है। तो आप कौन सी जो मेडिसिन है वो एडमिनिस्टर करेंगे, किसके लिए? कि टू इम्प्रूव रेस्पिरेटरी स्टेटस के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन डी एल्ब्यूटेरोल। तो एल्ब्यूटेरोल मेडिकेशन क्या होती है? ये पीडियाट्रिक के अंदर अस्थमा के अंदर काम आती है, अस्थमा के अंदर काम में ली जाती है पीडियाट्रिक के अंदर। तो ये यहाँ पे आंसर नहीं होने वाला है। यहाँ पे सी ऑप्शन की बात करें अपन, डेक्स्टामेथासोन डेक्रोन। तो डेक्सामेथासोन है, वाइडली यूज होती है, वाइडली यूज मोस्ट कॉमन डेक्सामेथासोन यूज होती है। ये क्या करती है? स्टॉप हिस्टामिन हिस्टामिन के रिलीज को कम करती है। इस तरह से ये क्या करती है? एलर्जी के अंदर भी काम में एलर्जी को ये कम करती है। तो यहाँ पे इन्फेंट के अंदर यूज नहीं की जाएगी। ऑप्शन ए की बात करें अपन, थियोफाइलिन। तो थियोफाइलिन रेस्पिरेटरी डिजीज के अंदर जरूर यूज किया जाता है, लेकिन ये रेस्पिरेटरी स्टेटस को यहाँ पे इम्प्रूव नहीं करेगा। तो इन्फेंट के अंदर रेस्पिरेटरी स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे सर्फेक्टेंट यूज किया जाता है। सर्फेक्टेंट क्या होता है? सर्फेक्टेंट को देने का रूट क्या होता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो सर्फेक्टेंट का रूट होता है इंट्राट्रेकियल, इंट्राट्रेकियल मतलब ट्रेकिया से यहाँ पे दिया जाएगा। तो सर्फेक्टेंट अगर उसको अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं तो उसका रेस्पिरेटरी स्टेटस है वो इम्प्रूव हो जाएगा इन्फेंट का। बाकी ये चीजें ये इन्फेंट के अंदर यूज नहीं की जाएंगी, स्पेशली रेस्पिरेटरी स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्फेक्टेंट का देने का जो रूट होता है वो कौन सा होता है? रूट यहाँ पे होता है इंट्राट्रेकियल। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन बात करें कि द क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर डायरेक्ट directed the student nurse to care for a client whose potassium is 6.7 millicurie per liter. Which intervention is delegated correctly to the student nurse? कि एक क्लिनिकल, आप मतलब क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर हो और आपने स्टूडेंट नर्स को, एक पेशेंट है जिसका पोटेशियम लेवल 6.7 मिलीकुलेंट पर लीटर है, तो कौन सा जो इंटरवेंशन आप स्टूडेंट नर्स है उसको आप सौंप सकते हैं? तो ऑप्शन की अगर बात करें, डी ऑप्शन पे चलते हैं। असेस द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी स्ट्रिप फॉर टोल टी वेव। ये हाइपर कैलेमिया। पहले अपन बात करते हैं कि पोटेशियम का नॉर्मल लेवल कितना होता है। पोटेशियम नॉर्मल लेवल इन ब्लड के अंदर पोटेशियम का नॉर्मल लेवल कितना होता है? यहाँ पे पोटेशियम का नॉर्मल लेवल 3.5 से 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। किसी किसी बुक में आपको 5 भी मिल सकता है। तो ये पोटेशियम का नॉर्मल लेवल होता है। अब यहाँ पे क्या है कि पोटेशियम हाइपरकेलेमिया हो रहा है, यहाँ पे 6.7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? हाइपरकेलेमिया, हाइपरकेलेमिया कंडीशन है और स्टूडेंट नर्स है। तो उसको आप कौन सा डेलीगेट का मतलब कौन सा जो इंटरवेंशन है उसको आप सौंप सकते हैं? तो डी ऑप्शन की, असेस द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी स्ट्रिप फॉर टोल टी वेव। ये बात सही है कि ईसीजी हाइपरकेलेमिया के टोल टी वेव देखने को मिलती है, टोल टी वेव।
लेकिन यहाँ पे इसको देखने के लिए आपको एक स्किल बेस्ड नर्स की जरूरत है, एक एक्सपीरियंस नर्स की जरूरत है। एक स्टूडेंट नर्स से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो ईसीजी चेंजेस को देख के ये बता सके कि इस पेशेंट को हाइपर कैलीमिया है। तो यहाँ पे राइट ये आंसर यहाँ पे रॉन्ग होने वाला है। गिव स्पेनोलेक्टोन 25 mg ओरली। तो स्पेनोलेक्टोन क्या करता है? स्पेनोलेक्टोन पोटेशियम को क्या करता है? बाइंड करता है। पोटेशियम पोटेशियम को बाइंड करता है। इससे क्या है कि हाइपर हाइपरकेलेमिया हो जाएगा इससे वापस। ये हाइपरकेलेमिया को बढ़ावा देती है। स्पाइनोलेक्टोन तो पहले से ज्यादा है तो ये क्यों देंगे? तो ये आंसर यहाँ पे रॉन्ग होने वाला है। ऑप्शन ए की बात करें, गिव पोटेशियम 10 mg 10 मिलीक्विलेंट ओरली। तो ये आंसर भी गलत होने वाला है। ओरली पहले तो कभी भी पोटेशियम को ओरली नेवर नेवर गिव पोटासियम ओरली। कभी भी ओरली पोटेशियम नहीं दिया जाता। पोटेशियम को हमेशा इन्फ्यूजन के अंदर दिया जाता है। इन्फ्यूजन के अंदर ही दिया जाता है। इन्फ्यूजन लगता है क्योंकि ये स्किन को इरिटेटिंग करता है। और 10 मिलीक्विलेंट पर लीटर से ज्यादा कभी भी नहीं देते हैं। ये आपको पोटेशियम के बारे में ध्यान रखना है। पोटेशियम अगर चल रहा है तो कार्डियक मॉनिटर की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। मॉनिटर कार्डियक मॉनिटर की जरूरत होती है पोटेशियम अगर किसी पेशेंट को चल रहा है तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है बी। गी पोटेशियम पोलिस्टेन सल्फोनेट कैक्जिलेट 15 ग्राम ओरली। तो ये क्या करेगा कि ये पोटेशियम को बाहर निकालेगा, एक्सक्रीट आउट करेगा, जिससे उसका पोटेशियम लेवल है वो वहां पे कम हो जाएगा, नॉर्मल होने के चांस है। तो इस तरह से आप ये जो टास्क है वो आप इस स्टूडेंट नर्स को आप सौंप सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द पेशेंट विथ COPD has a nursing diagnosis of ineffective breathing pattern, which is an appropriate action to delegate to the experienced licensed practitioners under your supervision। कि एक पेशेंट है जो COPD का पेशेंट है और उसका नर्सिंग डायग्नोसिस है कि वो इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न है, वो ब्रीथिंग अच्छे से नहीं कर पा रहा है। तो इसमें से कौन सा एक्शन होगा, एप्रोप्रिएट एक्शन होगा जो आप लाइसेंस प्रैक्टिस नर्स को सौंप सकते हैं, जो कि एक्सपीरियंस और आपके सुपरविजन के अंडर है। मतलब आप एक तरह से रजिस्टर्ड नर्स होती है, वो उस LPN जो नर्स होती है, LPN लाइसेंस प्रैक्टिशनर नर्स होती है, वो रजिस्टर्ड नर्स के अंडर में हमेशा काम करती है। तो रजिस्टर्ड नर्स है वो LPN की सुपरवाइजर होती है। तो इसके अंदर कौन सा एक्शन है जो आप उसको सौंप सकते हैं? डेलीगेट का मतलब होता है कि आप उसको सौंप सकते हैं। ऑप्शन डी की बात करें अपन, कंसल्ट विथ द फिजिकल थेरेपी डिपार्टमेंट अबाउट रिकॉर्डिंग एक्सरसाइजेस। तो ये उसका ये काम नहीं होगा। असिस्ट द पेशेंट विथ बेसिक एक्टिविटीज और लिविंग। ऑप्शन ए की बात, ऑब्जर्व हाउ वेल द पेशेंट परफॉर्म फर्स्टली ब्रीथिंग। तो ये भी एक स्किल बेस्ड नर्स का काम है, रजिस्टर्ड नर्स का काम है। प्लान ए केयर नर्सिंग केयर रेजिमेंट ग्रेजुअली इंक्रीज एक्टिविटी टॉलरेंस। तो ये भी रजिस्टर्ड नर्स का काम है, लाइसेंस प्रैक्टिशनर नर्स का काम नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन सी, असिस्ट द पेशेंट विथ बेसिक एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। तो ये जो लाइसेंस प्रैक्टिशनर्स है उसको असिस्ट कर सकती है, जो उसकी डेली एक्टिविटीज की जो डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज है उसके अंदर पेशेंट को असिस्ट कर सकती है। तो यहाँ पे राइट आंसर सी होने वाला है। ये और रॉन्ग आंसर रहेगा, बी रॉन्ग आंसर रहेगा और डी यहाँ पे रॉन्ग आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन असेसिंग ए 20-year-old patient who required emergency surgery and multiple transfusion 3 days ago, you find that the patient look anxious and has labored respiration at rate of 38 breaths per minute. Oxygen saturation is 90% with the oxygen delivery at 6 liter per minute via nasal cannula. Which action is most appropriate? क्वेश्चन को समझने की जरूरत है कि एक पेशेंट है 22 साल की, ओल्ड पेशेंट है, वो इमरजेंसी के अंदर आई है, जिसकी जिसको हु रिक्वायर्ड इमरजेंसी सर्जरी की रिक्वायर्ड है और 3 दिन पहले उसको मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन हो चुका है। आप फाइंडिंग करेंगे पेशेंट है एंजियस है, लेबर्ड रेस्पिरेशन कर रहे हैं, उसका जो रेस्पिरेशन रेट है
रेस्पिरेशन रेट है यहाँ पे 38 ब्रीथ पर मिनट है, ब्रीथ पर मिनट। तो ये क्या है, टेकीपीनिया है, टेकीपीनिया कंडीशन है। नॉर्मल रेस्पिरेशन है वो 12 से 24 ब्रीथ पर मिनट यहाँ पे देखने को मिलता है। और उसका क्या है, ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो 90% है, और नेजल कैनुला से ऑक्सीजन जा रही है 6%, 6 लीटर पर मिनट वाया नेजल कैनुला। तो इसके अंदर मोस्ट एप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन कौन सा होगा इस कंडीशन के अंदर? ऑप्शन डी की बात करें अपन, स्विच द पेशेंट टू ए नॉन रीब्रीथिंग मास्क एट 95 to 100% ऑक्सीजन एंड कॉल द फिजिशियन टू डिस्कस द पेशेंट स्टेटस। इसका बाद में देखते हैं। अपन ऑप्शन ए की बात करते हैं, इंक्रीज द फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन टू 10 लीटर एंड reassess द पेशेंट आफ्टर 10 मिनट। यहाँ पे ये कंडीशन अप्रोप्रिएट नहीं है, एक्शन यहाँ पे सही नहीं होने वाला है कि पेशेंट बहुत टेकीपीनिया के अंदर है और उसको 6 लीटर चल रहा है, तो उसको 10 लीटर से भी यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। ऑप्शन बी की बात करें अपन, assist the patient using the incentive spirometry, splint his chest with a pillow while he cuff। कि पेशेंट को इंसेंटिव स्पायरोमेट्री के बारे में उसको असिस्ट करेंगे यूज कैसे करना है, और पिल्लो उसके चेस्ट के लगाएंगे ताकि उसको इस पिल्लो का उसको कप करते टाइम स्प्लिंट का काम कर सके। तो ये यहाँ पे अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं होने वाला है, रॉन्ग आंसर जाने वाला है। एडमिट द ऑर्डर्ड मॉर्फिन सल्फेट टू द पेशेंट टू डिक्रीज हिज एंजाइटी एंड रिड्यूस द हाइपर वेंटिलेशन। तो ये जो मॉर्फिन होती है, मॉर्फिन क्या करती है, मॉर्फिन डिक्रीज और टू डिमांड, उसका 90% सेचुरेशन पहले से, वो आप और मॉर्फिन देंगे तो उसका सेचुरेशन डाउन आ जाएगा, 90% से कम आ जाएगा, तो आपको पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। मॉर्फिन पेन को जरूर काम कम कर देगी, लेकिन उसको ये रेस्पिरेशन के अंदर यहाँ पे एसपीओ2 सेचुरेशन उसको यहाँ पे लो कर देगी, इससे प्रॉब्लम यहाँ पे होने वाली है। तो ऑप्शन सी भी यहाँ पे रॉन्ग होने वाला है। ऑप्शन डी, स्विच द पेशेंट टू न्यूरो पेशेंट टू नॉन रीब्रीथिंग मास्क at 95% to 100% oxygen and call the physician to discuss the patient status। तो यहाँ पे ये आंसर राइट जाने वाला है। इसके अंदर कह रहा है कि जो आप नेजल कैनुला से 6 लीटर ऑक्सीजन दे रहे थे उसको बंद करेंगे, और नॉन रीब्रीथिंग मास्क है जिसको एन आर नॉन रीब्रीथिंग मास्क भी बोला जाता है, तो उसको लगाएंगे जिससे कि उसको ऑक्सीजन अच्छे से मिल सके, और फिजिशियन को कॉल कर देंगे, पेशेंट की जो कंडीशन है, स्टेटस है, उसको बताएंगे, पेशेंट के साथ फिजिशियन के साथ डिस्कस करेंगे। तो ये यहाँ पे राइट आंसर बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, which of these medication ordered for a patient with a pulmonary embolism is more important to clarify with the prescribing physician before administration। कि इसके अंदर कौन सी जो मेडिकेशन है वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के पेशेंट के अंदर क्लेरिफाई करके देना, जो फिजिशियन का जो ऑर्डर है उसको, जो फिजिशियन का ऑर्डर है, जो मेडिकेशन ऑर्डर करके गया उसको देने से पहले, प्रिस्क्रिप्शन को देने से पहले क्लेरिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑप्शन डी की बात करें, हेपेरिन इन्फ्यूजन एट 900 यूनिट पर हावर। तो हेपेरिन है यहाँ पे 900 यूनिट पर हावर, तो ये आसानी से दिया जा सकता है, इसमें कोई क्लेरिफाई की ज्यादा यहाँ पे जरूरत नहीं है। सिप्लेक्सिन रिफ्लेक्स 250 mg पर ओरल, तो ये फर्स्ट जेनरिक सेफेलोस्प्रिन है, एंटीबायोटिक है, तो इसको यहाँ पे दिया जा सकता है, इसके लिए कोई स्पेशल इंपॉर्टेंस क्लेरिफाई करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। मॉर्फिन सल्फेट है, मॉर्फिन सल्फेट का डोज ये ठीक है, आईवी दे सकते हैं इसको, ये यहाँ पे क्लेरिफाई करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। वारफिन कोमोडिन 1 mg बाई माउथ, तो इस ऑर्डर को यहाँ पे क्लियरिफाई करने की जरूरत है कि इसके अंदर मिस्टेक होने के बहुत ज्यादा चांस है, कि जैसे डॉक्टर ने 1 mg लिखना था 1 mg और लिख दिया गलती से 10 mg,
यहाँ पे ये मिस्टेक के मोस्ट कॉमन मिस्टेक यहाँ पे देखने को मिलती है, तो इसलिए ये यहाँ पे राइट आंसर जाने वाला है कि इस ऑर्डर को अपने को अच्छे से क्लियरिफाई करना है, फिर पेशेंट को वारफरिन है वो देनी है। वारफरिन है वो ओरल एंटीकोगुलेंट होता है। वारफरिन ओरल एंटीकोगुलेंट होता है। एंटीडोट की अपन बात करें, एंटीडोट होता है यहाँ पे विटामिन के। विटामिन के और प्रेगनेंसी नॉट सेफ इन प्रेगनेंसी, नॉट सेफ इन प्रेगनेंसी। वारफिन प्रेग्नेंट लेडी को नहीं दिया जाता है। वारफिन देते हैं तो आईएनआर का टेस्ट करवाया जाता है इफेक्टिवनेस देखने। इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो जिसकी नॉर्मल वैल्यू होते हैं लेस देन वन होना चाहिए इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो। मॉर्फिन की बात करें तो मॉर्फिन क्या करता है, मॉर्फिन डिक्रीज O2 डिमांड। मॉर्फिन है वो बॉडी के अंदर O2 की डिमांड को कम करता है। सेफोलोस्पिरिन जो मैंने बताया कि सेफोलोस्पिरिन ये सेफोलिन ग्रुप की फर्स्ट एंटीबायोटिक है, फर्स्ट जनरेशन की। हेपेरिन है, हेपेरिन आईवी एंटीकोगुलेंट होता है, आईवी एंटीकोगुलेंट। प्रेगनेंसी सेफ, प्रेगनेंसी सेफ ड्रग होती है हेपेरिन। और चलता है तो एपिटिट, अगर किसी को चल रहा है हेपेरिन किसी को चल रहा है तो फिर एपिटिटी का यहाँ पे टेस्ट कराया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। You are acting as a preceptor for a newly graduate registered nurse during her second week of orientation। कि आप एक प्रिसेप्टर मतलब एक तरह से आप इसका टीचर के काम कर रहे हैं कि न्यूली ग्रेजुएट नर्सिंग रजिस्टर्ड नर्स है, उसका ओरिएंटेशन चल रहा है, सेकेंड वीक चल रहा है। यू वुड assign the new RN under your supervision to provide care to which patient, select all that apply। कि आप जो आपके अंडर में जो न्यू रजिस्टर्ड नर्स आई है आपके सुपरविजन में, तो उसको कौन से पेशेंट है वो आप असाइन करेंगे, इनमें से सेलेक्ट ऑल डाइट अप्लाई आपको ये करना है। क्वेश्चन ऑप्शन डी की बात की, 49-year-old जस्ट एडमिटेड विद ए न्यू डायग्नोसिस ऑफ इसोफेजियल कैंसर। कैंसर यहाँ पे कैंसर एक राइट नहीं होने वाला, एक्सप्लेन करते हैं कि कैंसर है एक कैंसर इसोफेजियल कैंसर है एक लार्ज बिग डिजीज के अंदर माना जाता है, बिग डिजीज। इसके अंदर ये क्या होता है, इसके अंदर स्किल बेस्ड केयर की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। स्किल बेस्ड केयर एक तरह से बोलते हैं मल्टी फैक्टरल नर्सिंग केयर की यहाँ पे जरूरत पड़ती है, तो इसके अंदर एक्सपीरियंस्ड नर्स को ही प्रायोरिटी असाइन किया जाएगा ये पेशेंट। तो ये रॉन्ग आंसर बन जाने वाला है। ऑप्शन सी की बात है, 56-year-old विथ लंग कैंसर हु हैज जस्ट अंडरगोन लेफ्ट लोअर लेबेक्टोमी। कि एक पेशेंट है 56 ईयर ओल्ड है, उसको लंग्स की कैंसर था और उसको अभी अभी लेफ्ट लोअर लोबेक्टमी हुआ है। तो लंग्स का लेबेक्टोमी तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन आएंगे, रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं उसको। तो इसके अंदर भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नर्स की जरूरत पड़ने वाले हैं, एक्सपीरियंस्ड। तो ये पेशेंट उसको असाइन नहीं करेंगे। ऑप्शन बी है, ए 36-year-old विथ ए ट्रकोस्टोमी नीडिंग ट्रकोस्टोमी केयर एवरी शिफ्ट। कि एक 63 ईयर की ओल्ड पेशेंट है तो ट्रकोस्टोमी केयर की उसको एवरी शिफ्ट के अंदर यहाँ पे जरूरत है, तो ये पेशेंट उसको असाइन किया जा सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर बी होने वाला है। बी के अलावा अपन बात करते हैं ए ऑप्शन की, ए 38-year-old विथ मॉडरेट परसिस्टेंट अस्थमा अवेटिंग डिस्चार्ज। पेशेंट 38 ईयर की पेशेंट है और मॉडरेट परसिस्टेंट अस्थमा अवेटिंग डिस्चार्ज, डिस्चार्ज के लिए वो वेट कर रही है। तो डिस्चार्ज के लिए अगर वेट कर रही है तो उसका ऑलरेडी कंडीशन यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन है कि उसको पहले से टीचिंग किया हुआ है
डिस्चार्ज टीचिंग एजुकेशन उसको पहले से दी हुई है और वो सिर्फ डिस्चार्ज का वेट कर रही है, तो ये पेशेंट नर्स को असाइन किया जा सकता है। तो ये दोनों पेशेंट ए और बी वाले, ये रजिस्टर्ड नर्स जो न्यू नर्स ज्वाइन की है उसको आप असाइन कर सकते हैं। बाकी ये दोनों बाकी ये दोनों जो पेशेंट्स हैं इनके लिए बहुत अच्छी नर्सिंग केयर की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है, तो ये एक्सपीरियंस नर्स को ही असाइन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। जेना इज ए नर्स फ्रॉम द मेडिकल सर्जिकल यूनिट ऑफ a tertiary hospital. She was asked to float on orthopedics in which she has no prior experience working on. Which client should be assigned to her? कि जेन एक नर्स है जो मेडिकल सर्जिकल यूनिट में अंदर टर्सरी लेवल के हॉस्पिटल के अंदर काम करती थी, और उसको उस सी आस्क्ड टू फ्लोट का मतलब होता है एक तरह से शिफ्ट कर देना, उसको भेज देना। सी आस्क्ड टू फ्लोट ऑर्थोपेडिक्स इन विच हैज नो एक्सपीरियंस, उसको ऑर्थोपेडिक्स वार्ड के अंदर भेज दिया गया जिसको उसको पहले से कोई एक्सपीरियंस नहीं है ऑर्थोपेडिक्स वार्ड के अंदर। तो इसके अंदर कौन सा पेशेंट है उसको असाइन किया जाएगा? ऑप्शन डी की बात करते हैं अपन। ए क्लाइंट हु हैज ए टोटल हिप रिप्लेसमेंट 2 days ago and needs blood glucose monitoring। ऑप्शन डी बाद में डिस्कस कर। ऑप्शन ए के बारे में बात करते हैं अपन। ए क्लाइंट विथ ए कास्ट फॉर फ्रैक्चर फीमर एंड हु हैज नमनेस एंड डिस्कलरेशन ऑफ द टो। कि एक पेशेंट है जिसका फीमर है फ्रैक्चर हुआ था और उसको कास्ट लगा हुआ है, और वो पेशेंट कंप्लेन कर रहा है किसकी? नमनेस एंड डिस्कलरेशन ऑफ टो। उसके पैर के अंदर नमनेस है और डिस्कलरेशन, जो अंगूठा है उसका डिस्कलरेशन हो चुका है। तो ये कंडीशन बहुत ही सीरियस है, इसको बोला जाता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम ये एक बहुत सीरियस वाली कंडीशन होती है, तो ये न्यू नर्स को असाइन नहीं किया जाएगा। कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। ऑप्शन बी की बात करें। ए क्लाइंट विथ बैलेंस्ड स्केटल ट्रैक्शन एंड नीड असिस्टेंस विथ मॉर्निंग केयर। की एक पेशेंट है जिसको बैलेंस स्केटल ट्रैक्शन लगा हुआ है, तो इसके अंदर जो इस ट्रैक्शन का जो टूल्स होता है उनकी पिन केयर करनी पड़ती है। तो ये न्यू नर्स को यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये वहां से नहीं हो पाएगा इस नर्स से, न्यू नर्स से, तो ये कैंसिल, ये रॉन्ग आंसर होने वाला है। ऑप्शन सी की बात करें। ए क्लाइंट हु हैड ए अबव द नी एम्पुटेशन यस्टरडे एंड करंटली हैज ए टेम्परेचर ऑफ 101.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक पेशेंट को अबव नी एम्पुटेशन हुआ है और उसको करंटली उसको टेम्परेचर ये है, तो ये उसको पेशेंट न्यू नर्स को उसको समझ में नहीं आएगा। तो ये वाला एक्सपीरियंस नर्स को, ये तीनों पेशेंट एक्सपीरियंस नर्स को असाइन किए जाएंगे। और ऑप्शन डी की बात करें। क्लाइंट हु हैड ए टोटल हिप रिप्लेसमेंट 2 days ago एंड नीड ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग। तो एक पेशेंट है जिसका 2 दिन पहले टोटल हिप रिप्लेसमेंट हुआ है 2 दिन पहले, और उसको ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग की जरूरत है। तो ये पेशेंट फ्रेशर को असाइन किया जा सकता है, क्योंकि वो मेडिकल सर्जिकल की आई है, उसको ऑर्थोपेडिक्स का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये तीनों काम है ये एक्सपीरियंस नर्स को ही करने चाहिए। तो ऑप्शन डी है, ये ग्लूकोज मॉनिटरिंग वो कर सकते हैं कि वो मेडिकल और सर्जिकल यूनिट दोनों में आए, तो वहां पे ये ग्लूकोज जिसको आरबीएस बोला जाता है, सीबीजी कैपिलरी ग्लूकोज मॉनिटरिंग, ये वो आसानी से कर सकती है। ऑप्शन फर्स्ट की बात करते हैं अपन कि कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है, इसके क्या साइन होते हैं। तो देखते हैं। कार कंपार्टमेंट कंपार्टमेंट सिंड्रोम की अगर हम बात करें, तो कंपार्टमेंट क्या होता है? कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या होता है? तो कंपार्टमेंट का मतलब होता है एक छोटा सा एरिया, ये पैर या हाथ का कोई भी क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। तो यहाँ पे क्या होता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम के अंदर, जो मसल्स हैं, नर्व और ब्लड वेसल्स हैं, वो क्या होते हैं? कंप्रेस हो जाते हैं। फेसिया का मतलब है कि एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, मतलब एक छोटा पार्ट मान सकते हैं। जैसे इसको क्रॉस यहाँ से सेक्शन किया रखा, तो ये है इसका। इसके अंदर क्या होता है, किसी भी वजह से, ट्रॉमा की वजह से यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है। इनके प्रेशर की वजह से क्या होता है, ब्लड फ्लो क्या होता है, कट ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि टिश्यू डैमेज हो जाएगा।
और वहाँ पे ये नेक्रोसिस हो सकता है, जहाँ से ब्लड सप्लाई है वो इंटरप्ट हो जाएगी, तो वहाँ पे हाइपोक्सीमिया और इसीमिया की वजह से वहाँ पे नर्व और वो जो सेल है वो नेक्रोसिस हो सकती है, डैमेज हो सकती है। तो इसको कंपार्टमेंट सिंड्रोम बोला जाता है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, यहाँ पे 5P नाम से फेमस है। यहाँ पे 6P की अपन यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले होता है पेन। पेन होता है शार्प एंड डीप पेन होता है। वर्सनेस पेसिव स्ट्रेचिंग की पेसिव स्ट्रेचिंग करेंगे। पेसिव का मतलब होता है अगर अपन खींचेंगे तो वो जिस पार्ट को अपन उसको थोड़ा खींचेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे, तो वहां पे जो पेन है वो बढ़ता जाएगा। पूरा मतलब खराब ज्यादा से ज्यादा होता जाएगा। पेरेस्थीसिया की अपन बात करें, पेरेस्थीसिया का फीलिंग ऑफ पेन एंड पिन एंड नीडल्स। फील जैसे कि पेशेंट को फील होता है कि वहां पे पिन जैसा चुभाया जा रहा है। पल्सलेस, यहाँ पे पल्स आर्टरीज कोलेप्स हो जाएंगे, जिससे वहां पे पल्सलेस जैसा फील होगा। तो फर्स्ट पी पेन, पेरेस्थीसिया, पल्सलेस वहां पे फील होगा। इसके अलावा बात करें अपन पी फॉर पेलर, वहां पे पेलर जैसा फील होगा। ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो वहां पे व्हाइटनेस आ जाएगी, पेलर हो जाएगा। नेक्स्ट पी की बात करें, पोलिकिलोथर्मिया, वहां पे टेम्परेचर है वो या तो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। टेम्परेचर चेंजेज, टेम्परेचर चेंजेस आपको वहां देखने में। इनेबिलिटी टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, वहां पे बॉडी टेम्परेचर है वो रेगुलेट करना इनेबल हो जाएगा एक तरह से। पैरालिसिस लास्ट पैरालिसिस हो सकता है उसके अंदर, जो कि नेक्रोसिस हो, वहां नर्व सप्लाई ब्लड सप्लाई सब डैमेज हो जाएगा, तो वहां पे पैरालिसिस कंडीशन हो सकती है, उस पार्ट के अंदर पैरालिसिस हो सकता है। तो लास्ट कंडीशन होती है पैरालिसिस। पेलर पेलर वाइट, वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं होगी, तो पहले सबसे पहली कंडीशन होती है पेन, और सबसे लास्ट कंडीशन होती है साइनोसिस। वहां पे वो बॉडी है वो वहां पे ब्लू कलरेशन हो जाएगा। ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो बॉडी है वो ब्लू कलर की हो जाएगी। तो इस तरह से अपन कंपार्टमेंट सिंड्रोम की बात की। कंपार्टमेंट सिंड्रोम के लिए यहाँ पे ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। यहाँ पे कट लगा के उस प्रेशर को वहां पे रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। Which intervention for a patient with a pulmonary embolism could be delegated to the licensed practitioners on your patient care team? कि पेशेंट है जिसको पुलमोनरी एम्बोलिज्म की केयर कर रहे हैं आप, कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन है जो लाइसेंस प्रैक्टिशनर्स नर्स को सौंपा जा सकता है? जो लाइसेंस एलपीएन है वो आपकी पेशेंट केयर टीम के अंदर है, तो आप उसको कौन सा इंटरवेंशन है वो पेशेंट को एलपीएन को सौंप सकते हो? ऑप्शन डी, ऑप्शन ए की बात करते हैं, इवेलुएटिंग द पेशेंट्स कंप्लेन ऑफ चेस्ट पेन। तो ये उसको नहीं सौंपा जा सकता। चेस्ट पेन है मतलब सीवियर प्रॉब्लम है, तो ये रजिस्टर्ड नर्स को देखना पड़ेगा। मॉनिटरिंग लेबोरेटरी वैल्यूज फॉर चेंजेस इन ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन जो मॉनिटरिंग लेबोरेटरी जो लैब वैल्यूज है, जो लैब रिपोर्ट्स हैं वो एलपीएन नहीं देख सकती, वो उसको रजिस्टर्ड नर्स ही देखेगी। असेसिंग फॉर सिम्टम और रेस्पिरेटरी फेलियर, तो असेसमेंट रेस्पिरेटरी फेलियर का ये एलपीएन नर्स का काम नहीं। एलपीएन नर्स का काम होता है मोस्टली डाटा एक तरह से कलेक्ट करना, मोस्टली इंपॉर्टेंट काम उसका वही होता है। अस्कल्टेटिंग द लंग्स ऑफ क्रिकल्स, तो ये एलपीएन नर्स यहाँ पे कर सकती है असेसमेंट। ये वो क्रिकल साउंड से लंग्स की वो सुन सकती है। अगर एक तरह से अपन बात करें रजिस्टर्ड नर्स की, तो जो भी नर्सिंग प्रोसेस के जो स्टेप्स होते हैं नर्सिंग प्रोसेस के, वो रजिस्टर्ड नर्स के द्वारा किए जाते हैं। जैसे कि असेसमेंट असेसमेंट नर्सिंग डायग्नोसिस, इम्प्लीमेंटेशन, इस नर्सिंग डायग्नोसिस के बाद प्लानिंग, फिर इम्प्लीमेंटेशन, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप इम्प्लीमेंटेशन, फाइव स्टेप इवैल्यूएशन।
कि जो प्लानिंग को जो इम्प्लीमेंट किए तो उसका क्या यहाँ पे बेनिफिट नहीं है, क्या इवाल्युएशन निकल के आया है, क्या रिजल्ट निकलता है। ये सारी चीजें एक तरह से रजिस्टर्ड नर्स का भी मेन काम होता है। लाइसेंस प्रैक्टिशनर्स का मोस्टली काम डाटा कलेक्शन का होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द नर्स प्लान केयर फॉर ए क्लाइंट इन द पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स असेस फर्स्ट। कि एक नर्स है वो केयर प्लान बना रही है पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट के अंदर, तो कौन सा पेशेंट, कौन सा जो विच ऑफ फॉलोइंग शुड द नर्स असेस फर्स्ट, कौन सा इनके अंदर जो फाइंडिंग है वो नर्स सबसे पहले असेस करेगी। पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट के अंदर नर्स पेशेंट के केयर कर रही है, तो कौन सा इसके अंदर फाइंडिंग है वो सबसे पहले वो असेस करेगी फर्स्ट। डी ऑप्शन वाज रिफ्लेक्सेस एंड मूवमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटीज। ये जरूरी है लेकिन सबसे फर्स्ट इसको नहीं करेगी। हालांकि मूवमेंट और ये रिफ्लेक्स और मूवमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटीज जीसीएस के अंदर ये कवर किए जाते हैं, रिफ्लेक्सेस वगैरह सारे, तो लेकिन ये फर्स्ट प्रायोरिटी कभी भी नहीं हो सकती। ऑप्शन डी गलत हो गया। ऑप्शन सी लेवल ऑफ पेन। पेशेंट को सर्जरी के बाद पोस्ट ऑपरेटिव पेन होगा, पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन के अंदर प्रायोरिटी पेन होता है, लेकिन यहाँ पे लेवल इसके अंदर प्रायोरिटी नहीं, लेवल ऑफ पेन यहाँ पे कभी प्रायोरिटी नहीं बनेगा। सबसे पहले फर्स्ट असेस करने की उसको जरूरत है, पता है पोस्ट ऑप हुआ है तो पेन तो उसको होने ही वाला है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस यहाँ पे चेक करेंगे, जिसके लिए जीसीएस यूज किया जाता है, क्लास को स्केल, जिसके अंदर मिनिमम, जिसके अंदर अपन तीन तीन पैरामीटर देखते हैं, आई, वर्बल एंड मोटर। मिनिमम स्कोर यहाँ पे, मिनिमम और मैक्सिमम स्कोर की अपन बात कर लेते हैं जीसीएस की। तो मिनिमम में यहाँ पे 4 होगा, ये सॉरी, मिनिमम आई में 1, मैक्सिमम 4। यहाँ पे मिनिमम 1 होगा, आई में मैक्सिमम 4 हो सकता है, वर्बल में 5 हो सकता है, और मोटर में यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर 6 हो सकता है। तो मिनिमम स्कोर टोटल अगर तीनों का देखें तो तीनों का जो मिनिमम स्कोर है वो कितना हो जाएगा, मिनिमम स्कोर यहाँ पे हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा मिनिमम स्कोर यहाँ पे, 3 मिनिमम स्कोर हो जाएगा, और जो मैक्सिमम स्कोर है वो यहाँ पे हो जाएगा 15। तो जीसीएस स्कोर है वो मिनिमम कितना हो सकता है, मिनिमम हो सकता है 3। कि आपसे पूछा जाता है कि डेड पेशेंट का, जो पेशेंट डी कर गया है उसका मिनिमम स्कोर कितना हो सकता है, तो मिनिमम स्कोर उसका 3 होगा। मिनिमम स्कोर उसका 3 होगा और मैक्सिमम स्कोर यहाँ पे 5 हो सकता है। 3 यहाँ पे पैरामीटर्स होते हैं, आई, वर्बल और मोटर। इसके अलावा लेवल ऑफ कॉन्शियस को चेक करने के लिए एक स्केल और यूज किया जाता है जिसको बोलता है AVPU। एक का मतलब है यहाँ पे अवेक, अवेक, पेशेंट इज अवेक है। V4 यहाँ पे वर्बल, वर्बल, और P4 यहाँ पे पेन है, और U4 यहाँ पे है पेशेंट इज अनरेस्पॉन्सिव टू स्टिमुलाई, अनरेस्पॉन्सिव। ये यहाँ पे इस तरह से लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का दूसरा तरीका है चेक करने का। ये है ये लेवल ऑफ प्रोटोकॉल्स देखा, ये कॉन्शियसनेस चेक करने की ये है जो इमरजेंसी मेडिसिन प्रोटोकॉल के अंदर आता है। ये स्कोर स्केल होते ये एवीपी स्केल, जैसे जीसीएस स्केल है, इसका फुल क्लास को कोमा स्केल, इसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया, A फॉर अवेक, V फॉर वर्बल, P फॉर पेन, U फॉर अनरेस्पॉन्सिव। इसको AVPU स्केल बोला जाता है। तो इस तरह से लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस यहाँ पे चेक किया जाता है। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे नहीं होने वाली है। रेस्पिरेटरी स्टेटस, तो रेस्पिरेटरी स्टेटस हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रहने वाली है। ABC यहाँ पे यूज किया जाता है, एयरवे, एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन।
सबसे पहले प्रायोरिटी एयरवे को दी जाएगी। सांस है तो आस है, ये फैक्टर हमेशा काम करेगा। सबसे पहले रेस्पिरेटरी स्टेटस को यहाँ पे चेक करेंगे कि हो सकता है एनेस्थीसिया की वजह से वो उसके अंदर रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, तो इसलिए सबसे पहले रेस्पिरेटरी स्टेटस चेक करें। बाकी सब फाइंडिंग जरूर इंपॉर्टेंट है, सब चेक करनी है, लेकिन ये हम फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नर्स जैक इज रिव्यूइंग द डाइट ऑफ ए 28-old female who report several month of intermittent abdominal pain। कि 28 साल की फीमेल है, नर्स जैकी है, उसकी डाइट का रिव्यू कर रही है। डाइट के अंदर पेशेंट रिपोर्ट कर रही है कि उसको काफी महीने से इंटरमिटेंट अब्डोमिनल पेन है, उसके अलावा अब्डोमिन ब्लोटिंग है एंड फ्लटवेंस है। जितनी पेशेंट बता रही है अब्डोमिन पेन है, उसको इंटरमिटेंट काफी मंथ से अब्डोमिनल ब्लोटिंग है और फ्लटवेंस है। द नर्स शुड टेल द क्लाइंट टू अवॉइड, कौन सा जो फूड है वो अवॉइड करेगी। नर्स बताएगी कि पेशेंट को कि आपको ये फूड है वो अवॉइड करना है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट की अपन बात करें तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट हमेशा एडवाइज रहेगा। सिंपल कार्बोहाइड्रेट इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स हाइपो अगर कॉम्प्लेक्स हाई कार्बोहाइड्रेट लेगी पेशेंट तो उसके अंदर जो फुल डाइजेशन नहीं होगा, नॉट फुल्ली डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और इस वजह से क्या है कि थोड़ा डाइजेस्ट हल्का डाइजेस्ट होकर कोलोन के अंदर चली जाएगी। कोलोन के अंदर जाके वहां पे फर्मेंटेशन करेगी। फर्मेंटेशन तो यहाँ पे गैस फॉर्मिंग यहाँ पे हो जाएगी। इसलिए पेशेंट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट लेना है, ये अवॉइड नहीं करेगी। योगर्ट की बात करें, योगर्ट एक अच्छी चीज है, इससे गैस फॉर्मिंग यहाँ पे कंडीशन नहीं होती है। फाइबर की बात करें तो फाइबर फाइबर अच्छा होता है हेल्थ के लिए। क्या होता है, गट मोर्टालिटी को बताता है। गट मोर्टालिटी इंक्रीज, मतलब इंक्रीज पेरास्टाल्टिक मूवमेंट करता है। अवॉइड कॉन्स्टिपेशन, ये क्या करता है, प्रिवेंट प्रिवेंट फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। जो फाइबर डाइट है वो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन से बचाती है। कॉन्स्टिपेशन के अंदर हाई फाइबर डाइट यहाँ पे यूज की जाती है। तो एक बचा है ब्रोकली। ब्रोकली क्या करते हैं, गैस फॉर्मिंग ये होती है, ये ये देंगे पेशेंट को। अवॉइड नहीं करेंगे, ये योगर्ट अवॉइड नहीं करेंगे, सिंपल कार्बोहाइड्रेट अवॉइड नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे यहाँ पे ब्रोकली। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट आंसर बी जाने। नॉर्मल पेशेंट के अंदर ये सारी चीजें दी जाती हैं। ब्रोकली यहाँ पे अवॉइड करेंगे, तो अवॉइड पूछा है तो अवॉइड यहाँ पे ब्रोकली यहाँ पे रहने वाला है। ब्रोकली क्या करता है, गैस फॉर्मिंग फूड है, गैस फॉर्मिंग फूड है। तो ये गैस फॉर्मिंग फूड है, इसी वजह से पेशेंट को एब्डोमेन पेन हो रहा है, एब्डोमेन ब्लोटिंग हो रही है, फ्लोटेंस हो रहा है, मतलब उसको गैस पास बार बार हो रही है। तो इस वजह से जो ब्रोकली है उसको यहाँ पे अवॉइड किया जाए। राइट आंसर यहाँ पे ब्रोकली रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नर्स जेनी ऑफ नर्स लैब्स मेडिकल सेंटर इज प्लानिंग केयर फॉर ए क्लाइंट हु हैड अंडरगोन colposcopy। which of the following action should the रजिस्टर्ड नर्स टेक फर्स्ट। कि रजिस्टर्ड नर्स एक पेशेंट है जो अंडर क्लोपोस्कोपी के अंदर गई है, तो इसके अंदर कौन सा जो एक्शन है वो रजिस्टर्ड नर्स के द्वारा सबसे पहले लिया जाएगा। ऑप्शन डी की बात करें, एडमिनिस्टर पेन मेडिकेशन। तो एडमिनिस्टर पेन मेडिकेशन नहीं होगा, ये पेनलेस, एक तरह से पेनलेस प्रोसीजर होता है, पेनलेस प्रोसीजर। क्लोपोस्कोपी होती क्या है इसकी अगर हम बात करें तो क्लोपोस्कोपी विजुअल क्लोपोस्कोपी के अंदर क्या हो जाता है कि वेजाइना, सर्विक्स एंड वल्वा को यहाँ विजुअलाइजेशन किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है क्लोपोस्कोप, बाई क्लोपोस्कोप। क्लोपोस्कोप इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर वेजाइना, सर्विक्स और वल्वा का
विजुअलाइजेशन किया जाता है। तो ये एक प्रोसीजर होता है। ऑप्शन सी की बात करें, गिव इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग डचिंग एंड सेक्सुअल रिलेशंस, कि पेशेंट को डचिंग का क्या मतलब होता है, वेजाइनल वॉश, वेजाइनल वॉश को डचिंग बोला जाता है। तो ये प्रोसीजर बताएगी, सेक्सुअल रिलेशन के बारे में बताएगी, इंस्ट्रक्शन देगी। तो यहाँ पे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसकी कोई नीड नहीं है। तो ऑप्शन सी भी यहाँ पे रॉन्ग होने वाला है। ऑप्शन ए की बात करें, डिस्कस द क्लाइंट्स फियर रिगार्डिंग पोटेंशियल सर्वाइकल कैंसर। तो यहाँ पे जरूर नहीं, ये जरूर हो सकता है कि सर्वाइकल कैंसर के अंदर ये किया जाता है प्रोसेस, लेकिन डिस्कस क्यों करेंगे इसका, अपन उसको क्यों डराएंगे कि फिर आपको सर्वाइकल कैंसर के चांस हैं। तो ऑप्शन बचा है बी, असिस्ट द सिल्वर नाइट्रेट एप्लीकेशन टू द सर्विक्स टू कंट्रोल ब्लीडिंग। तो पेशेंट के अंदर सर्वाइकल जो सर्विक्स से जो ब्लीडिंग है उसको रोकने के लिए यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट एप्लीकेशन है वो अप्लाई करेंगे, जो कि कंट्रोल ब्लीडिंग, सर्विक्स से जो ब्लीडिंग हो सकती है उसको कंट्रोल करेगी। तो ये यहाँ पे फर्स्ट नर्सिंग एक्शन रहेगा इस प्रोसीजर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। थैंक यू, ओ सॉरी, थैंक यू फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कोई भी फीड अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक जरूर दें, जिससे कि हम अपकमिंग जो क्लासेज होने वाले हैं उसके अंदर अप्लाई कर सके और आप लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट दे सके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।